तो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था बुद्धि और ज्ञान में अंतर। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि मनोवैज्ञानिक गुणों में क्या अंतर होता है। ठीक है, वैज्ञानिक गुणों में अंतरों को पढ़ा था। उसके बाद हमने बुद्धि की अलग अलग परिभाषा, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं दी थी, उन परिभाषाओं के बारे में भी हमने जाना था। और अंततः बुद्धि अलग होता है और ज्ञान अलग होती है, दोनों के बीच हमने अंतर भी किया था। अब हम इस पाठ में इससे आगे की चीजों को पढ़ेंगे, इन बातों को। तो बुद्धि के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग राय था, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी थी और कई मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के संबंध में सिद्धांत भी प्रस्तुत किए जिनके अलग अलग सिद्धांत हैं। उसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग भागों में बांटा है। किसी के अनुसार बुद्धि एक प्रकार का होता है, किसी के अनुसार दो, किसी के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। इन सारी बातों को हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के संबंध में जो थ्योरी दिया है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दिया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धि के सिद्धांतों की स्पष्ट विवेचना करें, या यह भी पूछा जा सकता है कि बुद्धि के सिद्धांतों का वर्णन करें, या पार्टिकुलर रूप से एक एक सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है। तो बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना मत व्यक्त किया और उनमें से पहला मत जो है वो है एक तत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, याद रखना है, बीने, टर्मन और स्टर्न, ये तीन मनोवैज्ञानिक थे जिसने कहा कि बुद्धि जो है केवल और केवल एक तत्व से बना है, एक ही तत्व से बना है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता है। इसके हिसाब से बुद्धि अखंडित है, बुद्धि का कोई दूसरा भाग नहीं हो सकता। देखिए क्या कह रहा है ये कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन बीने, टर्मन और स्टर्न ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में केवल एक ही तत्व स्वीकार किया जा सकता है जिसका स्वरूप अविभाज्य है, उसको खंडित नहीं किया जा सकता, अखंड है। ठीक है, आगे है कि इसके अनुसार बुद्धि को बांटा नहीं जा सकता है। बुद्धि सर्वशक्तिमान है जो सभी मानसिक शक्तियों को अपने अधीन रखती है। यह सिद्धांत बताता है कि बुद्धि केवल और केवल एक प्रकार का होगा, बुद्धि केवल और केवल एक तत्व का बना होगा, उसको कोई बांट नहीं सकता है। और यही बुद्धि है जो अन्य चीजों पर नियंत्रण रखता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहिए, किस तरह का बात सुनना चाहिए, किस तरह की बातों को नहीं सुनना चाहिए, इन सारे चीजों पर कंट्रोल जो करता है बुद्धि करता है, और वो विभाज्य नहीं है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन करता बीने, टर्मन और स्टर्न। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि एक तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। आपको याद रखना है बीने, टर्मन और स्टर्न। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तत्व सिद्धांत के बारे में संक्षेप में वर्णन करें। आप यहां से यहां तक आंसर लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरा मनोवैज्ञानिक। दूसरा मनोवैज्ञानिक ने कहा कि जी सर, बुद्धि एक तत्व से नहीं बना है, बुद्धि दो तत्वों से बना है, दो तत्व। और उसने अपने सिद्धांत का नाम रखा द्वितत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत, इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया। पहला पाठ यहां पर जान लीजिए, इसको किसने किया? स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। अब दो तत्व अगर है तो इसका मतलब बुद्धि को हम विभाजित कर सकते हैं, खंडित कर सकते हैं। खंडित हमने किया, तो इसने खंडित जो किया इनको दो भागों में, और वो दो भाग कौन कौन सा बुद्धि हो गया? एक बुद्धि इसने कहा सामान्य बुद्धि जो सबों में पाया जाता है, और एक बुद्धि को कहा विशिष्ट बुद्धि जो किसी किसी में पाया जाता है। सामान्य बुद्धि, जनरली लोगों के पास एक ही प्रकार का बुद्धि होता है, लगभग सारे लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। कोई कृषि कार्य इस हिसाब से करता है कि अन्य लोगों के कृषि कार्य से वो बिल्कुल हट करके, और उसका पैदावार भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? विशिष्ट। एक वर्ग में 5 छात्र पढ़ रहा है,
5 छात्रों में से 4 छात्र ऐसे हैं जो सामान्य है, जिसका मार्क्स जो अगर 50 मार्क्स का टेस्ट लिया जा रहा तो 30 से 40 के बीच में ला रहा। एक स्टूडेंट इसमें से एक है जो 50 में 50 ला रहा है या 50 में 49 ला रहा। इसका मतलब इनका बुद्धि इससे थोड़ा क्या होगा, बेहतर। इसी को कहेंगे विशिष्ट। जो सामान्य लोगों से बेहतर सोच सकता है उसी को कहेंगे विशिष्ट बुद्धि। तो स्पीयरमैन का कहना है कि द्वितत्व सिद्धांत के अंतर्गत कि बुद्धि को विभाजित किया जाता है, किया जा सकता है, और इसे कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 2, एक सामान्य बुद्धि और दूसरा विशिष्ट बुद्धि। तीसरा, अब तीसरा मनोवैज्ञानिक कहा नहीं, तुमने कहा एक तत्व, तुमने कहा द्वितत्व, अब तीसरा वैज्ञानिक कहा नहीं रे, अनेक तत्वों से बना है बुद्धि, ढेर सारा चीज के अंदर भरा है, खांच खांच के भरा है, और इनको इसने कहा बहुतत्व सिद्धांत। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो करता थे वो थे हर्षटन। अधिकतर मनोवैज्ञानिक का जो मत है बहुतत्व और बहुबुद्धि सिद्धांत, ये भी लगभग वही बताता है, ये भी लगभग वही, ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। इनका कहना है कि इस इसके अनुसार बुद्धि की भिन्न भिन्न योग्यताएं होती है, जिसके आधार पर बुद्धि को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। भिन्न भिन्न योग्यताएं, अलग अलग योग्यताएं। जैसे कोई व्यक्ति गाना गाने में निपुण है तो किसी व्यक्ति को हारमोनिया बजाने में, कोई डांस करने में निपुण है तो कोई गणित बनाने में, कोई विज्ञान में निपुण है तो कोई इतिहास में, कोई मिट्टी की बर्तन बनाने में माहिर है तो कोई लोहा के कार, स्कूटर आदि बनाने में माहिर। अलग अलग, कोई राजमिस्त्री घर बनाने में माहिर, अलग अलग डिजाइन का घर बना सकता है, कोई बढ़िया बढ़िया डिजाइन का बक्से बना सकते, संदूक बना सकते। ये अलग अलग बुद्धि को ही इसने कहा क्या, बहुतत्व सिद्धांत। और प्रतिपादन करता कौन थे? हर्षटन। याद रखना, पहला एक तत्व सिद्धांत बीनेट, टर्मन और हर्षटन, दूसरा द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन, तीसरा बहुतत्व सिद्धांत हर्षटन, और चौथा अब पढ़ेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत। ये इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा लोगों ने मान्यता दी। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन करता जो था वो था हावर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रस्तुत किया है हावर्ड गार्डनर ने। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व से नहीं बना। ये तो कहा भिन्न भिन्न तत्वों से, लगभग वही बात है। ये भी लगभग वही कहता है कि इनके अनुसार बुद्धि एक तत्व से नहीं बना है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं और इनका निर्माण एक अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है, जिनमें तत्वों की संख्या असीमित है। और इसी के अनुसार से बुद्धि को इसने कई प्रकार में बांट दिया है, जो सबसे ज्यादा मान्य रखता है। तो आपने बुद्धि के सिद्धांत के संबंध में 4 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को पढ़ा। 4 में से पहला एक तत्व सिद्धांत इसको दिया था 3 मनोवैज्ञानिकों ने, बीनेट, टर्मन और हर्षटन। इनके अनुसार आपको रटने की आवश्यकता नहीं। इनके अनुसार एक तत्व नाम है, एक तत्व सीधा आप कह सकते हैं कि बुद्धि केवल और केवल एक तत्व का बना है। अगर एक तत्व का बना है तो उन्हें खंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा आपने पढ़ा द्वितत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है? स्पीयरमैन। तो द्वितत्व है तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कितने तत्वों का बना है? 2 तत्वों का बना है। 2 तत्वों का बना है, उसमें से एक बुद्धि को इसने क्या माना? सामान्य, और दूसरा किसने क्या माना? विशिष्ट। तीसरा आपने पढ़ा बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हर्षटन ने। और इसके अनुसार बुद्धि जो है, बुद्धि की भिन्न भिन्न योग्यताएं होती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि होती है, और वो बुद्धि उनके तत्वों पर निर्भर करता है। और चौथा बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है, और इसने कहा कि ये केवल कोई एक तत्व पर निर्भर न होकर अनेक असीमित तत्वों पर निर्भर करती है, जिस कारण से बुद्धियों को कई वर्गों में बांटा जा सकता है।
तो आपसे क्वेश्चन एक तत्व सिद्धांत पर विवरण संक्षिप्त टिप्पणी दे, ऐसे पूछ सकता है। द्वितत्व सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या बहुतत्व सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं, या बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, अलग अलग करके पूछ सकता है। या पूछ सकता है बुद्धि के सिद्धांतों की स्पष्ट विवेचना करें, आप चारों के चारों पॉइंट को लिख सकते हैं। अगला टॉपिक को हम देखते हैं। अगला टॉपिक अब आएगा बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धियों को अलग अलग भागों में बांटा है, अलग अलग। सबसे पहले हम देखते हैं थॉर्नडाइक। ये जो मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, इसने बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला बुद्धि है प्रत्यक्ष, दूसरा बुद्धि है अप्रत्यक्ष, और तीसरा बुद्धि है सामाजिक। प्रत्यक्ष बुद्धि क्या है? प्रत्यक्ष, सामने। इसमें व्यक्ति को वस्तुओं एवं पदार्थों को भली प्रकार समझने की शक्ति होती है। अगर यह बुद्धि किसी के पास है तो जब वो किसी वस्तु को देखेगा तो वस्तु को समझेगा कि यह वस्तु वास्तव में है क्या, किस प्रकार का इसका फंक्शन है, किस प्रकार का ये कार्य करता है। यह बुद्धि बालक की शिशुआवस्था से प्रतीत होने लगती है, और अक्सर यह देखा गया है कि बालक खिलौने अथवा अन्य वस्तुओं को तोड़कर कुछ नया बनाने का प्रयास करता है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि इसमें सृजनात्मक शक्ति का विकास हो जाता है। सृजनात्मक शक्ति मतलब नया नया चीजों को बनाना। बच्चा देखिएगा कोई बढ़िया नया सा खिलौना लाएगा, उसको क्या करेगा? तोड़ देगा। तोड़ने के बाद वो कोशिश करेगा नया नया चीज उनको बनाना। सभी बच्चा नहीं करता, कुछ बच्चे करते हैं। इसका मतलब है उस बच्चे के पास कैसी बुद्धि है? प्रत्यक्ष बुद्धि। ऐसा बच्चा का सही प्रकार से लालन पालन किया जाए, सही ज्ञान इनको दिया जाए तो समझ जाइए तोड़ फोड़ जोड़ करने वाला व्यक्ति या तो इंजीनियर बनेगा बाबू, या तो क्या बनेगा? डॉक्टर। बढ़िया से बढ़िया वो इंजीनियर भी बन सकता है, बढ़िया से बढ़िया वो सर्जन भी बन सकता है, क्योंकि उसको तोड़ने और जोड़ने की आदत बचपन से ही हो रही। अब देखिए दूसरा अप्रत्यक्ष बुद्धि। इस बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने से संबंध होता है। इस बुद्धि का प्रयोग पुस्तकीय ज्ञान, प्रतीक तथा चिन्हों को समझने में किया जाता है। अब एक बुद्धि वह है जो हम लोग लगभग भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसमें क्या करते हैं? किताबी ज्ञान है। हम लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा, क्या पढ़ा? कि मोटर कैसे बनाया जाता है, जनित्र कैसे, डायनेमो जिसको कहते हैं, कैसे बनाया जाता है, बल्ब का सचित्र वर्णन करे, बल्ब में क्या क्या होता, कैसे बनाया जाता है। ये सब हमने बनाया। कहाँ बनाया? कॉपी में। प्रैक्टिकल में अगर हमसे कहेगा कि डायनेमो बना, मोटर बना, हम नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो अप्रत्यक्ष, इसको कहते हैं रटंत प्रणाली। हम ज्यादा रट रहे, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। कह दिया कि जी, तो अप्रत्यक्ष बुद्धि मुख्य रूप से वह होगा जो केवल और केवल थ्योरी होगा, सैद्धांतिक होगा, इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होगा। आपको किताबी ज्ञान प्राप्त है लेकिन आप उसको करने के लिए नहीं जानते। घर कैसे बनाया जाता है आप किताब में जान रहे हैं कि लोहा, गिट्टी देंगे, सीमेंट देंगे, बालू देंगे, ईटा देंगे, लेकिन जब उसको बनाने के लिए कहा जाए तो आप बनाने में क्या हो जाइएगा? असक्षम हो जाइएगा। इस तरह के बुद्धि को क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष, अनप्रैक्टिकल बुद्धि। अब हमारा तीसरा बुद्धि है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का तात्पर्य व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाने की क्षमता से है। इसके द्वारा व्यक्ति समझकर उनके साथ उन्हीं के अनुसार व्यवहार करने लगता है। सामाजिक बुद्धि, समाज में कैसे लोग चलते हैं, किस प्रकार की संस्कृति, किस प्रकार का आचरण वो अपनाते हैं, इन चीजों को जब हम देखकर सीखते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो इन चीजों को सीख लेता है इनको कहते हैं सामाजिक बुद्धि। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे समाज में ऐसे कि समाज जिस ढंग से चलता है, समाज में जिस ढंग से चलना चाहिए वो नहीं चल पाता है। वो स्वार्थवश अपने हिसाब से जीने लगते हैं। ऐसे
मनुष्य में इस बुद्धि की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब अगला है हावर्ड गार्डनर के अनुसार। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि को 8 भागों में बांटा गया। हावर्ड गार्डनर बताते हैं कि बुद्धि 8 प्रकार के होते हैं। इन्होंने ही बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, आपने भी पढ़ा। तो 8 प्रकार का जो बुद्धि होता है उनमें से पहला बुद्धि है भाषागत बुद्धि। एक एक बुद्धि को देखिए क्या कर रहे हैं। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध भाषा के उत्पादन और उसके उपयोग करने की कौशल से है। यह अपने विचार को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचार को समझने की क्षमता विकसित है। जिस व्यक्ति के पास ये बुद्धि होता है ये बहुत बढ़िया वक्ता बन जाते हैं, बहुत अच्छा से ये बातचीत कर सकते हैं, भाषण बढ़िया प्रभावी ढंग से ये दे सकता है और ये लोगों की बात को बढ़िया से समझते हैं और उनका बहुत ही सुंदर प्रत्युत्तर ये देने में सक्षम होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान तो है लेकिन उनको बोलना नहीं आता है या वो बड़े बड़े समारोह में नहीं बोल पाते। इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के पास भाषागत बुद्धि की क्या है, कमी। अब दूसरा बुद्धि अगर देखें तो हावर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में दूसरा बुद्धि के रूप में तार्किक गणितीय बुद्धि का प्रतिपादन किया। ये बुद्धि क्या कह रहा है, इस प्रकार की बुद्धि के बारे में हमारे गार्डनर साहब क्या कहते हैं। इस प्रकार की बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास तार्किक बुद्धि, तार्किक मतलब तर्क करना, जब कोई वाद विवाद चल रहा हो तो वह किसी भी प्रश्न का तर्क के साथ जवाब देना। किसी से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, अब वो प्रश्न का उत्तर नहीं जानता तो वो थोथोलॉजी करने लगता है। थोथोलॉजी आजकल सबसे ज्यादा इसी तरह के लोग मिलेंगे। थोथोलॉजी नहीं जानेगा तो मारपीट में भी उतर जाएगा, गाली गलौज देना शुरू कर देगा। मतलब इनके पास तर्क नहीं है। अगर आपके पास उत्तर नहीं है या आपको लगता है कि आपका उत्तर गलत है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, जी 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 इसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन होता क्या है कि लोग गाली गलौज करना शुरू कर देंगे, थोथोलॉजी पर आ जाएंगे। इसका मतलब ऐसे लोगों में तार्किक गणितीय बुद्धि की क्या है, कमी। आपको समाज में इस तरह के लोग मिल जाएंगे। तीसरा बुद्धि देशिक बुद्धि। देशिक बुद्धि क्या है, यह मानसिक बिंबों को बनाने, उनका उपयोग करने तथा उनमें मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता है। ऐसे बुद्धि वाले लोग जो है प्लानिंग करने में माहिर होते हैं। प्लान बनाना, क्या कोई कार्य को करेंगे तो उससे पहले उसका क्या बनाओ, प्लान बनाओ, ढांचा बनाओ। जैसे अगर आप घर बनाइएगा तो घर बनाने के लिए आप इंजीनियर के पास जाते हैं, वो शानदार नक्शा बना के देता है। घर बनने से पहले उसने क्या बना दिया, डिजाइन बना दिया। अब उसी डिजाइन को आप धरातल में क्या कीजिएगा, उतारिएगा। बड़ा बड़ा जो इमारतें बनाया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा, क्या डायरेक्ट इमारत बनाया जाता नहीं, पहले उनका ढांचा तैयार किया जाता। इस तरह का इसमें डिजाइनिंग होगा, इस प्रकार का शीशा लगेगा, यहाँ बड़का सा नाम होगा, इधर कार रखने वाला होगा, इधर गार्डन होगा, उधर स्विमिंग पूल होगा। ये ढांचा पहले तैयार कर लेता है। ये कहाँ आता है, पहले मस्तिष्क में, और फिर उसको कहाँ लाता है, धरातल पर। इस तरह का जो बुद्धि होगा वैसे बुद्धि को कहा जाता है देशिक बुद्धि। अब चौथा बुद्धि, हमारे गार्डनर साहब चौथा बुद्धि के बारे में बता रहे हैं, संगीतात्मक बुद्धि। नाम से ही पता चलता है संगीत ना। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति संगीत, प्ले, अभिरचनाओं के प्रति संवेदनशील। संगीत, प्ले, नाटक, अभिरचनाओं, कई तरह की अपनी अपनी रचनाएं, नई नई रचनाओं के प्रति संवेदनशील होती, जिसको आप म्यूजिशियन कह सकते हैं, संगीत कार। ये संगीत आप देखिएगा आज लाखों करोड़ों गाना हमारे बीच है और वर्षों से ये गाना बनते जा रहा है। आप देखिए प्रत्येक गाना का धुन जो है कुछ ना कुछ अलग होता है। आखिर इसका जो धुन है ये बिल्कुल नया है ना, ये नया आया कैसे? इसका मतलब उसके पास विशिष्ट प्रकार का बुद्धि होगा जो वो नए चीजों को ला सकता है।
एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम मोबाइल फोन, अभी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, बटन से काम कर रहा है, इसे टच कर दिए। आने वाले समय में मोबाइल फोन टच भी नहीं करेंगे, मोबाइल फोन वहीं रहेगा, हम यहीं से कह देंगे मोबाइल फोन फलना को फोन लगाओ, वो लगा दिया। बोलेंगे स्पीकर ऑन करो, वो ऑटोमेटिक स्पीकर ऑन हो गया। अभी है नहीं, आने वाले समय में ये होगा। लेकिन जो व्यक्ति इसके बारे में सोच रहा है वो कितना एडवांस व्यक्ति होगा। अब कहिएगा ये तो आम बात है, तो आम बात है, आप बना के दिखाइए। हम बना सकते हैं? नहीं, आप बना सकते नहीं। इसको बनाने वाला कोई विशेष व्यक्ति है, उसके पास विशेष क्षमता है। नई रचनाओं को गढ़ने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? संगीतात्मक। खास करके संगीत की दुनिया में नया नया म्यूजिक तैयार करता। कुछ गाना ऐसा होता है जिनका धुन आप सुनिएगा आप झूमने लगते हो, हाँ क्या गाना, वाह बहुत अच्छा, लोग नाचने लगते हैं। ये धुन इतना जबरदस्त होता है। बगल में डीजे के बगल में कोई खड़ा भी व्यक्ति है तो खड़ा होते 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 उसको भले डांस में आता हो तो मुंडी चलने लगता, और कुछ देर के बाद थोड़ा सा कोई अब थोड़ा सा डांस करो, बस। ये पावर किसमें है? संगीत में। तो नए नए संगीतों की रचना, नए नए नाटकों को लिखना, नए नए प्रकार के गीतों को, अभिरचनाओं को रचने की क्षमता जिस व्यक्ति के पास होता है उस व्यक्ति में कहा जाता है उनके पास संगीतात्मक बुद्धि है। हमने भाषागत बुद्धि देखा, तार्किक गणित बुद्धि देखा, देशिक बुद्धि और संगीत। अब हम चलते हैं पांचवा बुद्धि हमारा है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। हार्वर्ड साहब इस बुद्धि के बारे में क्या कहते हैं कि इस प्रकार के बुद्धि का संबंध संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी अंग के लोच का उपयोग करना तथा सृजनात्मक प्रदर्शन। शारीरिक गति संवेदी, इस नाम से शारीरिक गति संवेदी बुद्धि अपने शरीर को गति करके, गति मतलब टेढ़ा कर दे, झुका दे, मुंडा घुमा दे। खास करके आप सर्कस में जाइएगा तो सर्कस में एक एक कलाकार जो होता है, सर्कस करने वाले, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, अपने शरीर को इस प्रकार से घुमा देते, देखिएगा मुंडा को अंदर से निकाल देता है, पैर को ऊपर चढ़ा दिया, कोई कोई तो मुंडा को चारों तरफ घुमा देता है। ये सब नहीं कर पाता, ये वो करता है जिनके पास शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है। इसमें बाबा रामदेव का भी आप नाम ले सकते हैं, किस किस प्रकार से अपने वो शरीर को घुमा फिरा सकते हैं। योग की विद्या इसी के अंतर्गत आ सकता है कि जिस व्यक्ति के पास इस प्रकार की क्षमता है निश्चित तौर पर उनके पास शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है। 5 प्रकार का। और कितना प्रकार का बुद्धि बचा? 3 और देख लेते हैं। गार्डनर साहब का 3 और बुद्धि। छठा बुद्धि देखिए, गार्डनर साहब कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की सूचना व्यवहारों के प्रति संवेदनशील रहता है। अंतर्वैयक्तिक, किसी व्यक्ति के अंदर की बातों को समझ लेना, इसी को कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। 2 मित्र है, एक निराश होकर आया, भले वो कुछ नहीं बोल रहा है, रो नहीं रहा है, अपना चेहरा पर दुख प्रकट नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसका जो सच्चा मित्र है उनको लगता है तुमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कैसे समझ गया? मतलब है कि वो आदमी को पढ़ रहा है। कुछ लड़का को देखा, ओहो ये लड़का लगता है पढ़ने लिखने में बहुत बेहतर होगा। ओ तुम क्या सोच रहे हो, हम जान रहे हैं तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। अरे इस तरह का बात पहले वो सोच लेता है। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अगला है अंतःव्यक्ति बुद्धि। अंतर और अंतर, थोड़ा सा अंतर देखिएगा इसमें। अंतर में क्या होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी संवेदनाओं को हम महसूस कर सकते हैं।
ठीक है, महसूस मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी मां की मृत्यु हो गई, ठीक है, दुर्भाग्य से। अब वहां पर कुछ लोग गए, जाने के बाद बहुत सारे लोग वहां क्या होते हैं, वहां जो रोता है, कुछ लोग उस दृश्य को देखकर रोने लगते हैं और कुछ लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बाहर में ही टिटी कर रहा है, लेके जाएगा रे जलाने के लिए, पूरी दुनिया चलेगा वहां, वो अपना अलग इंतजाम में लगा हुआ रहता है। कुछ लोग उस दृश्य को देखकर रोने लगता है, इसका मतलब वो अंदर की भावनाओं को क्या किया, समझ लिया। तो अंतर व्यक्ति बुद्धि इसी प्रकार का बुद्धि होगा। इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति अपने निजी भावनाओं, अभिप्रेरणा तथा इच्छाओं की अभिज्ञता रखते हैं। इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति अपनी शक्ति तथा कमजोरी का जानते हैं। ये जो अंतर व्यक्ति है अपने अंदर की बुद्धि को जान पाते, अपने अंदर। और इसमें क्या था, दूसरे अगर वहां पर रो रहा है, उसको कितना दुख है, उस दुख को देख करके हमें भी क्या किया, रोना। उसका क्षति हुआ, हमें एहसास हुआ कितना दुख हो रहा होगा इस क्षति से। किसी का पुत्र मर गया और पुत्र मरने को कितना दुख होता, बहुत गलत हुआ, कैसा लग रहा होगा। ये इस तरह की बुद्धि का के अंतर्गत आता है। और यदि हमारे अंदर क्या ज्ञान है, क्या शक्ति है, हम क्या क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, इनका ज्ञान अगर हमें हो जाए, जिसको आप आत्मज्ञान भी कर सकते हैं, तब वैसे बुद्धि वाले को क्या कहिएगा, अंतर व्यक्ति बुद्धि। बहुत सारे लोग हैं जो गलत कर रहे हो, उसको कहेगा तुम गलत कर रहे हो, वो नहीं मानेगा, कहे थोड़े कहने से हम गलत है। और कुछ लोग ऐसा है जो गलत कर रहे हो, उसको कह देगा नहीं तुमसे गलती हो, मानो अच्छा सॉरी गलती हो गया। और दूसरा मान में करा गलती, मार पे आ जाएगा, फैटाफैटी चालू कर देगा, लेकिन कहेगा हम गलत है ये ना। तो जो व्यक्ति अपने अंदर की चीजों को समझ लेता है, हम बुरा है या अच्छा है, हमारी शक्ति क्या, हमारी कमजोरी क्या है, हम क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, इनके बारे में जान लेता है, वैसे बुद्धि वाले व्यक्ति को गार्डनर साहब ने अंतः व्यक्ति बुद्धि के अंतर्गत रखा है। अब 8वां अंतिम प्रकृतिवादी बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे संबंधों की पूर्ण अभिक्षमता है। अब ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति को देश दुनिया मोह माया से ज्यादा प्रेम प्रकृति से होता है। प्रकृति मतलब पेड़ पौधा, जमीन, नदी, पक्षी, इन चीजों से। देखोगे बहुत सारे लोग पशुओं से बड़ा उनको स्नेह होता है, पेड़ से बड़ा स्नेह होता है। चिपको आंदोलन में महिला है, पेड़ को कटने से बचाने के लिए उससे चिपक गया, बोला पहले हमको मारो तब तुम पेड़ को काटना। मतलब पर्यावरण के प्रति उसमें क्या थी, श्रद्धा। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृक्षारोपण कर रहे हैं, लाखों रुपया वो वृक्षारोपण में बाहर हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों रुपया रात में जाता है, बियर बार में डांस करता, दारू पीता, उड़ा देता है। तो एक तरफ जो गुलछर्रा हो रहा है, दूसरा तरफ आपके जिंदगी के बारे में, आपके भविष्य के बारे में सोच रहा, पेड़ पौधा लगा रहा। तो जो पेड़ पौधा लगा रहा, पर्यावरण से संबंधित चीजों को ध्यान में रख के कार्य कर रहा, वैसे लोगों की बुद्धि कैसी बुद्धि होगी, प्रकृतिवादी। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हार्वर्ड के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को लिखे और यह भी बताए कि उनके अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को कितने वर्गों में बांटा है, आपने 8 प्रकार का बुद्धि को देखा। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। तो ध्यान देने वाली बात क्या आपने पढ़ा कि बुद्धि को मुख्य रूप से 2 मनोवैज्ञानिकों ने बांटा है, एक थॉर्नडाइक और दूसरा हार्वर्ड। मुख्य रूप से हम बोल रहे हैं, इतने नहीं है, कई है, लेकिन मुख्य रूप से यही 2 प्रकार है। एक के अंतर्गत बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और सामाजिक। और एक के अंतर्गत 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में बांटा है, आप लिख सकते हैं आंसर। थॉर्नडाइक के अनुसार
या यहां से लिख सकते हैं मनोवैज्ञानिक थर्नडाइक ने बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित किया है, पहला, दूसरा और तीसरा। आप इसी प्रकार से अंडरलाइन करके लिख दीजिएगा, आपको शानदार मार्क्स मिल जाएगा। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हार्वर्ड ने बुद्धि को कितने वर्गों में बांटा गया है, आप लिख सकते हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि 8 प्रकार के होते हैं, आप 8 बुद्धि को लिख सकते हैं। या शॉर्ट में अगर आपको 2 नंबरिया दे दे, यहीं पर से उठा के दे देगा, प्रत्यक्ष बुद्धि से आप क्या समझते हैं, आप प्रत्यक्ष वाला लिख दीजिएगा। अप्रत्यक्ष बुद्धि से क्या समझते हैं, अप्रत्यक्ष। सामाजिक बुद्धि क्या है, सामाजिक बुद्धि। यहां पर में से भी कोई एक को उठा लेगा, कहेगा इससे क्या समझते हैं, तो 2 नंबरिया क्वेश्चन में जब भी देगा छोटा छोटा इससे एक भाग निकालेगा, थोड़ा सा बढ़ाएगा तो लंबा। तो बिल्कुल जिस प्रकार से लिखा हुआ आप उस प्रकार से एग्जाम में लिख के आ जाइए, पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार। किसी का बुद्धि बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा है, जिसको आप प्रखर बुद्धि वाला कहिएगा, वशिष्ठ विशिष्ट बुद्धि वाला कहिएगा, प्रतिभावान बच्चा कहिएगा, और कोई मंद बुद्धि कहेगा जड़ बुद्धि, इसको तो बुद्धि है ही ना, पगलौवा कहीं का। तो आखिर टेस्ट कैसे होगा कि फलना को अच्छा बुद्धि है, चिल्ला को बुद्धि कम। टेस्ट के लिए, परीक्षण के लिए कुछ ना कुछ तो विधि होगा, जिसके आधार पर हम बुद्धियों, 2 व्यक्तियों के बुद्धियों में अंतर ला सकते हैं। अब इनके लिए बुद्धि परीक्षण को 3 वर्गों में बांटा गया। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इनका आधार सेट किया। क्या आधार सेट किया कि सर अगर वो भाषा बोलने में बेहतर है तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलेगा, कोई व्यक्ति मिडिल में, और कोई व्यक्ति को ज्ञान रहते हुए भी बोल नहीं पाए। तो भाषा के आधार पर भी आप बुद्धि को बांटिए। पहला ए नंबर। दूसरा कहा सर, दूसरा में क्या कीजिएगा, तो दूसरा में आप देखिए, दूसरा में इसने प्रशासन के आधार पर बुद्धि को बांटा। तो उसमें शासन करने की क्षमता कितना बेहतर है। शासन करने का तात्पर्य इतना नहीं कि हम पूरा राज्य पर शासन करें, एक परिवार को भी बढ़िया से चला दीजिएगा तो वो आपका प्रशासन करने की क्षमता हो जाएगी। उसके बाद तीसरा 80 नंबर में आएगा नमूने के आधार पर बुद्धि परीक्षण। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने आधार सेट किया और उस आधार के आधार पर बुद्धि परीक्षणों के बारे में बताया। तो देखिए पहला जो आधार था वो था ए नंबर, भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को 2 वर्गों में बांटा गया है, आप देख सकते हैं। पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। कई बार पूछा जाता है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए और बढ़िया से आप लिख के आइएगा। देखिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, नाम से पता चल रहा शब्द होगा इसमें। अशाब्दिक मतलब शब्द नहीं होगा, गुमारे गुम, चुपारे चुप, बिल्कुल शांत रहेंगे लोग, बुलवे नहीं करेगा, इशारों में बात होगी, इशारों ही इशारों में। आइए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में मनोवैज्ञानिकों का क्या राय है। जो परीक्षण भाषा अथवा शब्दों के द्वारा किए जाते हैं, भाषा अथवा शब्दों के द्वारा किए जाते हैं, उन्हें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। इसका माध्यम क्या होगा, शब्द या भाषा। कुछ शब्द दे दिए उसको बोलने के लिए, बोलो, किस प्रकार से बोल सकता है। कुछ भाषण दे दिए लिख के, तुम भाषण दो। जैसे अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में 5 लड़का भाषण देगा और 5 लड़का का भाषण क्या सेम होगा, नहीं सर। 5 के भाषण में अंतर हो जाएगा। अगर बात सब एक समान लिखा गया हो उसके बावजूद भी अंतर होगा। किसी का बोलने की शैली प्रभावशाली होगा और कोई प्रभाव अपना नहीं दिखा पाएगा। कोई औसत रहेगा और कोई
बोल ही बढ़िया से नहीं पाएगा, लगेगा कि वो किताब पढ़ रहा है। तो इस तरह के बुद्धि परीक्षण में यही होता। क्या कर रहे हैं इसमें, मुख्य रूप से करना क्या है, इन परीक्षणों में परीक्षक जो जांचेगा परीक्षार्थी से अनेक प्रश्न पूछते हैं। कैसा प्रश्न पूछेगा, मौखिक, मुंह से बोलेगा भारत की राजधानी कहाँ है, वो बोलेगा भारत की राजधानी नई दिल्ली है, कोई बोल देगा नई दिल्ली और कोई बोल देता दिल्ली। बहुत सारा बच्चा को देखे होंगे, पूछते हैं और उनका उत्तर शब्दों के माध्यम से दिया जाता है। यानी कि उसको बैठा, एक प्रकार से आपका ये इंटरव्यू साक्षात्कार, उसको बैठा दिए, उससे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा मौखिक, लिखित कुछ नहीं। साक्षात्कार इंटरव्यू में क्या होता है, उसमें लिखित कुछ नहीं होता। आप बैठिए, आपसे संबंधित कुछ बातों को पूछा जाएगा, कुछ आप किस विषय से संबंधित है उस विषय के बारे में, उस विषय से कुछ प्रश्नों को उठाकर आपसे पूछा जाएगा और आपको मौखिक रूप से जवाब देना है। आप किसी भी व्यक्ति को अट्रैक्ट जो कीजिएगा, आकर्षित अपने तरफ से कीजिएगा, आकर्षित आप मुंह से अर्थात भाषा से ही कर सकते हैं। आप सभा में शामिल हो जाइए और लिख दीजिए अरे हम ये कहना चाहते हैं, आप पर्चा दिखा दीजिए, आदमी खुश हो जाएगा? नहीं, क्या इसको बोलना ही ना आता फटा। और जो लिखने में थोड़ा कमजोर है उसको दूसरा आदमी भाषण लिख के देगा, लेकिन जब वो बोलेगा तो तहलका मचा देगा। उस स्थिति में लोग उनके भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में इकट्ठा हो जाएंगे। तो ऐसे बुद्धि परीक्षण में अगर जो बच्चा या जो व्यक्ति बेहतर लाएगा तो कह सकते हैं कि सर इसका बुद्धि बेहतर है। किसके अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत। अब दूसरा टेस्ट भी होगा और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब जो बच्चा नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाता, इसका मतलब क्या उसमें बुद्धि नहीं है? बुद्धि होगा, वो लिख करके अपना बात समझाएगा, इशारों में समझाएगा। बहुत सारे लोग इशारा में बहुत कुछ कर देता है ना। तो देखिए इस प्रकार की बुद्धि में क्या होगा, इस परीक्षण में भाषा के प्रयोग के स्थान पर क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। यहां पर भाषा ना करके क्रिया, उसको कुछ काम देंगे और वो कुछ करेगा, बोलेगा नहीं। कह देंगे कि चलो नाव बनाओ कागज का, कुछ बच्चा बना पाएगा, कुछ बच्चा नहीं। कमल फूल बना, कुछ बच्चा नहीं बना पाएगा, कुछ बच्चा बना पाएगा। बना ही साहब को जल्दी जल्दी बना, 500 सवाल दे दिया, जल्दी बना। वो करेगा, बोलेगा। इसमें जो बेहतर आएगा समझ लेंगे कि नहीं इस बच्चा का बुद्धि बढ़िया है, इस बच्चा का बुद्धि थोड़ा खराब है, थोड़ा कमजोर है। तो ये आपका दूसरा विधि हुआ अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला शाब्दिक, दूसरा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या होगा कि बच्चों से मुख्य रूप से मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुछ शब्द दिया जाएगा, कुछ प्रश्न पूछा जाएगा और उससे उत्तर मांगा जाएगा। और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या होगा, इसमें मौखिक प्रश्न नहीं होगा बल्कि इसको कुछ कार्य दिया जाएगा और वो करके दिखाएगा। अब ये तो हो गया भाषा के आधार। अब हम चलेंगे प्रशासन के आधार। प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण को कितने वर्गों में बांटा गया? 2। एक है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक, यह परीक्षण एक बार में एक ही व्यक्ति के ऊपर किया जा सकता है। जब इस प्रकार का परीक्षण कीजिएगा तो एक एक व्यक्ति को, एक लड़का को, जैसे ये रूम है, यहां हम किसी का टेस्ट लेंगे, बाहर लाइन लगा दें, 5 प्रश्न रखे, बुलाओ एगो को, लड़का ए आओ, लड़का सुमित कुमार बैठो। अंदर आया, उससे हमने 5 प्रश्न पूछा, गया, फिर दूसरा आया, फिर एक एक करके। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि बाहर जो लड़का बैठा सबको एक रूम में बैठा दीजिए और सबको 5-5 प्रश्न दे दीजिए और बोलिए कि नहीं तुम लोग जो है इसका जवाब दो। तो जब हम एक साथ किसी का टेस्ट लेंगे तो वो क्या हो गया? सामूहिक। और जब हम एक एक करके टेस्ट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो बढ़िया कौन सा होगा, एक एक की सामूहिक? सबसे बढ़िया जो टेस्ट होगा वो एक एक करके, लेकिन इसमें समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा और इसमें समय क्या लगेगा? लेकिन जो रिजल्ट बेहतर आएगा वो किस में आएगा? वैयक्तिक। तो वैयक्तिक में क्या करना है? यह परीक्षण एक बार में एक ही व्यक्तियों के ऊपर किया जा सकता है। इन परीक्षणों में परीक्षणकर्ता का संबंध परीक्षित व्यक्ति के साथ मेल जोल वाला होना चाहिए तथा परीक्षणकर्ता में मेल जोल बढ़ाने की कुशलता होना अनिवार्य है।
साथ ही जो इस प्रकार का टेस्ट लेगा उस व्यक्ति के पास, उस परीक्षक के पास एक क्षमता होनी चाहिए कि वो अगला जो व्यक्ति है जिसका टेस्ट लेगा उसके साथ सहानुभूति रखे, मेल जोल वाला भाव रखे, जिससे उससे प्रश्न को आसानी से पूछा जा सकता और वो निर्भीक ढंग से उसका उत्तर दे। और इधर से पूरा कड़क मिजाज रहे, जरा बताओ नाम क्या है, बच्चा पहले डर जाएगा। नया बच्चा को देखना स्कूल जाएगा, उस घर में खूब बोलेगा, स्कूल में अगर पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, वो बच्चा नाम लेने में भी थरथराएगा। इसका मतलब जो सामने पूछने वाला है वो ढंग का नहीं। अब वहीं पर बच्चा को चॉकलेट दे, क्या रे क्या खबर है, बहुत अच्छा है ना, अच्छा अच्छा बता बाबू क्या नाम है तुम्हारा, बच्चा चॉकलेट भी दिया, चाचा जी नाम बता देगा, मेरा नाम फलना कुमार हो। अब डरा रहे क्या नाम है रे, बच्चा यहाँ क्या रुकेगा। तो परीक्षक को कुशल होना बहुत ही जरूरी। अगला सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अगर आप आइए तो इन परीक्षणों में एक समय में व्यक्तियों के किसी बड़े समूह का परीक्षण किया जा सकता है। आज के व्यस्त युग में इन परीक्षणों का विशेष महत्व है। इसमें क्या है कि समय कम लगेगा और आजकल का जो जिंदगी है व्यस्त, किसी के पास का समय ज्यादा नहीं है, कहेगा खट्टे बैठा दो घुसा दो गाय बैल भैंस की तरह और सबका टेस्ट शुरू कर दो। और यही आज पूरा देश में लगभग हो रहा है। और ऐसे टेस्ट में जो रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, वो बेहतर नहीं होगा। हमने पढ़ लिया बी प्रशासन के आधार पर। यहां पर भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 प्रकार से। एक पूछेगा प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण को कितने वर्गों में बांटा है। 2 वर्गों में आप लिख सकते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक। क्वेश्चन ये पूछ सकता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है, या पूछ सकता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है, या पूछ सकता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर बतावे। ये अंतर कहाँ मिलेगा, तो आने वाले टॉपिक जो होगा उसमें आपको हम इनका अंतर भी बताएंगे। अब हम चल रहे हैं सी टाइप के। सी टाइप के बुद्धि परीक्षण में अगर हम चले तो नाम है नमूने के आधार। नमूनों के आधार पर बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। नमूना के आधार पर बुद्धि परीक्षण को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक गति बुद्धि परीक्षण और दूसरा शक्ति बुद्धि परीक्षण। गति बुद्धि परीक्षण इस प्रकार के बुद्धि परीक्षणों में व्यक्तियों के मानसिक रूप से मंदित दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि व्यक्ति मानसिक रूप से कितना कमजोर है या कितना ताकतवर है, वो कितना जल्दी किसी चीज को समझ सकता है और नहीं समझ सकता। 5 लड़का है, 5 लड़का को एक ही चीज पढ़ाया जाए तो उसमें से कुछ लड़का को समझ लेट से आएगा और कुछ लड़का को समझ बहुत जल्दी आ जाएगा। इस प्रकार के टेस्ट में उसी तरह का टेस्ट किया जाता है। अब आइए इसमें शक्ति बुद्धि परीक्षण। इस प्रकार की बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग विभिन्न स्तरों पर शक्ति संबंधी विशेषताओं की पहचान के लिए किया जाता है। शक्ति कैसी शक्ति, लड़ने की शक्ति, बात करने की शक्ति क्या है, तर्क करने की शक्ति उसमें कैसी, किसी से किस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, किसी को कैसे फंसा सकता है अपने बातों में, क्या योजना बनाने की शक्ति कैसी। इस तरह का बुद्धि का टेस्ट जो लिया जाता है वो आपका होगा शक्ति बुद्धि परीक्षण। तो आपने बुद्धि परीक्षण को पढ़ा 3 भागों में। पहला ए था भाषा के आधार पर, दूसरा बी था प्रशासन के आधार पर और तीसरा सी था नमूनों के आधार पर। अब आगे हम नवीन युग में प्रयुक्त किए जाने वाले बुद्धि और ये जो पीछे पड़े शाब्दिक और अशाब्दिक, सामूहिक, व्यक्तिक, इन चीजों में अंतर और भी बहुत सारे इस चैप्टर से संबंधित बातों को हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे।